अच्छा, आपके मन में एक बात आती होगी कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे, उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार और उनके भी पुत्र अशोक महान, इसके बाद क्या हुआ मौर्य साम्राज्य का। तो आइए इससे संबंधित रख करके मैं एक महान शासक पुष्यमित्र शुंग की चर्चा करने जा रहा हूं। तो विषय है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, जिनका समय रहा 185 से लेकर के 149 ईसा पूर्व, प्राचीन उत्तर भारत के एक हिंदू राजा थे। बल्कि यूं कहिए कि उनको शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शुंग वंश के प्रथम राजा कहने का उनको गौरव प्राप्त हुआ। इससे पहले ये शुंग जो साम्राज्य स्थापित हुआ, इसके पहले वे मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे। इसीलिए मैंने मौर्य साम्राज्य की चर्चा किया था। ये इसमें सेनापति थे पुष्यमित्र। 185 ईसा पूर्व में शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य के अहिंसक नीतियों के कारण विदेशी शासक जो हावी होता जा रहा था और बौद्ध मठों में ग्रीक सैनिक और अन्य जासूस वेश बदल कर रह रहे थे और मौका पाने पर वह आक्रमण की इंतजारी कर रहे थे। जरा इसको थोड़ी से फिर से समझ लें। अशोक महान के जाने के बाद वो जो अंतिम मौर्य बृहद्रथ आए, उस समय उनको युद्ध करना नहीं था। अहिंसा के पोषक नीतियां थी इनकी, और इसका लाभ उठा करके ग्रीक लोग और सैनिक बौद्ध मठों में जासूस वेश बदल कर रह रहे थे। और इतना ही नहीं, आक्रमण की इंतजारी कर रहे थे। अब ये पुष्यमित्र सेनापति थे, अतः बृहद्रथ का वध करके इन्होंने स्वयं को राजा उद्घोषित किया और उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उत्तर भारत का अधिकतर हिस्सा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। कहते हैं कि शुंग राज्य के शिलालेख पंजाब के जालंधर में मिले हैं और दिव्यावदान के अनुसार यह राज्य सांगला तक विस्तृत था। दिव्यावदान मतलब इतिहास पुरुष। शुंग वंश की शुरुआत करने वाले पुष्यमित्र शुंग जन्म से एक ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे। इन्हें मौर्य वंश के आखिरी शासक राजा बृहद्रथ ने अपना सेनापति बनाया था, जैसा मैंने बताया। हालांकि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य को देश विरोधी कार्य करने के कारण आमने सामने की लड़ाई में मारकर मौर्य साम्राज्य का खात्मा कर दिया और भारत में दोबारा वैदिक धर्म की स्थापना की थी, क्योंकि बौद्ध धर्म में वैदिक धर्म की कोई आदर नहीं था। कैसे हुआ मौर्य साम्राज्य का खात्मा, क्यों हुआ, पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा क्यों किया, एक हिंदू राजा ने क्यों ऐसा किया, तो जानते हैं। आइए, कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि भारत में क्षत्रिय वंशी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से होती है। जो कहानी शुरुआत हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य ने सदैव हिंदू धर्म का विस्तार करने की प्रेरणा दी। आचार्य चाणक्य की मौत के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और उसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त की मौत के बाद मौर्य साम्राज्य की कमान उनके पुत्र बिंदुसार के हाथों में आ गई। बिंदुसार ने अपनी दीक्षा आजीविक संप्रदाय से ली। वो एक संप्रदाय था, आप लोग कम सुनते हैं, आजीविक, जिसके चलते वो अभी वेद विरोधी सोच वाले बन गए
और छोड़िए, और आम नागरिकों में प्रचलित भाषा संस्कृत और वैदिक ज्ञान को नष्ट करने का कार्य करते हुए अपने सोच का प्रसार और विस्तार किया। जब बिंदुसार के पुत्र अशोक राजगद्दी पर बैठे तो शुरुआत में इन्होंने खूब हिंसा का सहारा लिया। कलिंग की लड़ाई आपको पता होगा, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक घायल हुए। तो अपने साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए उन्होंने पूरे कलिंग के आम गरीब किसान नागरिकों को तबाह कर दिया, मार डाला, क्योंकि कलिंग का शासक नहीं मानने वाला था अशोक की बात। लेकिन इतनी हिंसा के बाद, इतने कत्लेआम के बाद, चाहे वो सैनिक हो, चाहे आम लोग हो, चाहे गरीब हो, किसान हो, इनके मरने के बाद अशोक का हृदय पसीज गया, पिघल गया, द्रवित हो गया और अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक का साम्राज्य आज के म्यांमार से लेकर ईरान और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक स्थापित का था। हालांकि कलिंग विजय के बाद इनका सीमा विस्तार कार्यक्रम से मोह भंग गया। अब इनको नहीं मन में आया कि और विस्तार करें, और इन्होंने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। कौन? अशोक। अशोक द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म के कारण पूरा मौर्य साम्राज्य हिंसा से अलग हो गया, हिंसा से दूर हो गया, लड़ाई मारकाट से अलग हो गया। इसका फायदा उठाते हुए साम्राज्य के छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र बनाने की कोशिश में लग गए, वो अलग हो गए। इसी के फलस्वरूप अशोक की मौत और बृहद्रथ के अंतिम मौर्य शासक बनने तक मौर्य साम्राज्य बेहद कमजोर हो गया। जिस मौर्य साम्राज्य के आगे नतमस्तक हो गया था, वापस लौट गया था सिकंदर, और वो इतना कमजोर कि आसपास के छोटे छोटे राजा भी इसको चपेट लें। इस समय तक पूरा मगध साम्राज्य बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया, और यकीन करना मुश्किल था कि जिस धरती ने सिकंदर और सेल्यूकस जैसे योद्धाओं को पराजित किया, वह अब अपनी वीर वृत्ति खो चुकी थी। अब विदेशी भारत पर हावी होते जा रहे थे। कारण केवल एक था, बौद्ध धर्म की अहिंसात्मक नीतियां। इस समय भारत की खोई हुई पहचान दिलाने के लिए एक शासक की जरूरत थी। जल्द ही उसे बृहद्रथ मौर्य के मृत्यु के बाद, या उनके हत्या के बाद, या उन्हें पराजित करके मारने के बाद पुष्यमित्र शुंग नाम का वो महान शासक मिल ही गया। राजा बृहद्रथ की सेना की कमान संभालने वाले ब्राह्मण सेनानायक पुष्यमित्र शुंग की सोच राजा से अलग थी, काफी अलग थी। जिस प्रकार बीते कुछ वर्षों में भारत की वैदिक सभ्यता का हनन हुआ था, उसे लेकर पुष्यमित्र के मन में विचार और एक क्रांतिकारी भाव उठते रहते थे। जब राजा के पास खबर आई कि कुछ ग्रीक शासक भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं, इन ग्रीक शासकों ने भारत विजय के लिए बौद्ध मठों के धर्म गुरुओं को अपने साथ मिला लिया था। कैसे बर्दाश्त होता एक सच्चे राष्ट्रवादी को? सच के कहें और सरल शब्दों में कहें तो बौद्ध धर्म गुरु राजद्रोह कर रहे थे। भारत विजय की तैयारी शुरू हो गई और वह ग्रीक सैनिकों को भिक्षुओं के वेश में अपने मठों में पनाह देने लगे, हथियार छिपाने लगे। जब यह खबर जैसे ही पुष्यमित्र शुंग को पता चली, वह तो सेनापति थे, उन्होंने राजा से बौद्ध मठों की तलाशी लेने के लिए आज्ञा मांगी, मगर राजा ने पुष्यमित्र को आज्ञा देने से इनकार कर दिया। तब इस दौरान सेनापति पुष्यमित्र राजा की आज्ञा के बिना ही अपने सैनिकों समेत मठों की जांच करने चले गए, और जांच करने के बाद उन्हें अद्भुत दृश्य दिखा। मठों से ग्रीक सैनिक पकड़े गए। इन्हें देखते ही उन्होंने मौत के घाट उन लोगों को उतार दिया, और वहीं उनका साथ देने वाले बौद्ध गुरुओं को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर राज दरबार में पेश किया गया। बृहद्रथ को यह बात बुरी लगी, क्योंकि वो बौद्ध गुरु उनके पूज्य थे,
तो बृहद्रथ को सेनापति पुष्यमित्र का यह बर्ताव अच्छा नहीं लगा। एक सैनिक परेड के दौरान ही राजा और सेनापति के बीच में बहस छिड़ गई। क्यों तुमने बिना मेरे परमिशन के और क्यों इस तरह से उनकी तलाशी लिया और क्यों कत्लेआम किया। वहां बहस इतनी बढ़ गई कि राजा ने पुष्यमित्र पर हमला कर दिया। लेकिन पुष्यमित्र तो सेनापति था, जिसके पलटवार में सेनापति ने बृहद्रथ से उनकी ही भाषा में जवाब देते हुए उन्हें परास्त कर उनकी हत्या कर दी। बहरहाल बृहद्रथ का वध हो चुका था। वध के बाद सेना ने वीर पुष्यमित्र का साथ दिया और उसे ही अपना राजा घोषित कर दिया। राजा का पद संभालते ही पुष्यमित्र ने सबसे पहले राज्य प्रबंध में सुधार किया। पुष्यमित्र ने अपंग हो चुके साम्राज्य को दोबारा खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक सुगठित सेना का निर्माण कर दिया। धीरे धीरे उन सभी राज्यों को दोबारा अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया जो मौर्य वंश की कमजोरी के चलते इस साम्राज्य से अलग हो गए थे। ऐसे सभी राज्यों को फिर से मगध के अधीन किया गया और मगध साम्राज्य का विस्तार किया गया। और इसके बाद पुष्यमित्र ने भारत में पैर पसार रहे ग्रीक शासकों को भारत से खदेड़ा। पुष्यमित्र ने ग्रीक सेना को सिंधु पार तक ढकेल दिया, जिसके बाद वो दोबारा कभी भारत पर आक्रमण करने की कुचेष्टा नहीं किए। और इस तरह राजा पुष्यमित्र ने भारत से ग्रीक सेना का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। भारत में वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, दुश्मनों से आजादी पाने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने भारत में शुंग वंश की शुरुआत की और भारत में दोबारा वैदिक सभ्यता का विस्तार किया। इस दौरान जिन लोगों ने भय से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, वो फिर से वैदिक धर्म की ओर लौटने लगे। कहा तो यहां तक जाता है कि बौद्ध धर्म के लोगों ने ग्रीक शासकों की मदद कर जो राजद्रोह किया था, इसी आरोप में पुष्यमित्र ने ऐसे सभी देशद्रोही क्रूर बौद्ध धर्म अनुयायियों को सजा दी थी। और वैदिक धर्म के प्रचार और साम्राज्य के सीमा विस्तार के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। भारत के अधिकतर हिस्से पर दोबारा से वैदिक धर्म की स्थापना हुई। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में वैदिक धर्म की विजय की पताका लहराने वाले पुष्यमित्र शुंग ने कुल मिलाकर 36 वर्षों तक शासन किया था।